हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कहते हैं ना कि भाई सांसों की ज़रूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस इस टॉपिक की ज़रूरत है वैसे पेपर के लिए। हम हमेशा से बोलते हैं भैया कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपको बहुत अच्छे से सीखना है, क्योंकि आपका अभी मेन टारगेट होता है बोर्ड एग्जाम। तो हमें ऐसे टॉपिक को इग्नोर नहीं करना है। तो आज हम केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बोले तो उप संयोजन यौगिक चैप्टर के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का निपटारा बेहद सिंपल तरीके से करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संयोजकता आबंध सिद्धांत, या जिसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहा जाता है, शॉर्ट में भैया वीबीटी। ठीक है, कभी कभार तो ऐसे पूछ लेगा कि वीबीटी का सिद्धांत लिखिए, अर्थात वीबीटी क्या है, इसकी सीमाएं लिखिए या इसकी कमियां लिखिए। तो सब कुछ आज हम बहुत सिंपल तरीके से देखेंगे और इसको बहुत अच्छे से समझना है भैया, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना बहुत सारे बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, कठिन लगता है। लेकिन अगर हम है ना तो भैया कठिन शब्द आप साइड में रख दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में हम स्टोर करके ही छोड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं भैया। संयोजकता आबंध सिद्धांत के बारे में बात कर ले भैया। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चों, आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाओ, ये हमेशा भैया 4 मार्क का यानी 4 मार्क्स में ये पूछा जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है, इतना याद रखना भैया। ठीक है, संयोजकता आबंध सिद्धांत या इसकी कमियां या सीमाएं भी पूछ लेता है। ठीक है, तो संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। देखिए, संयोजकता आबंध सिद्धांत को लाइनस पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने भैया? लाइनस पॉलिंग एक वैज्ञानिक हैं। ठीक है, लाइनस पॉलिंग, इन्होंने ही संयोजकता आबंध सिद्धांत को बताया। अब संयोजकता आबंध सिद्धांत में भाई हमको क्या चीज पता चलता है वो इन्होंने बताया कि इस सिद्धांत के द्वारा या इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी संकुल यौगिक, जिसको उपसंयोजन यौगिक कहते हैं भैया, के त्रिविम ज्यामिति यानी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भैया, और साथ में बच्चों इसके अनुचुंबकीय गुण को भी समझा जा सकता है। मतलब संयोजकता आबंध जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के द्वारा किसी भी संकुल यौगिक के त्रिविम ज्यामिति और अनुचुंबकीय गुण को बताया जा सकता है, यानी इससे भाई हम इसके त्रिविम ज्यामिति और अनुचुंबकीय गुण को समझ सकते हैं। ठीक है भैया, चलिए एक एक भाई हम यहां से क्या करते हैं, इसको नंबरिंग करके सीखते चलते हैं भैया। अब इस सिद्धांत में क्या होता है, इस सिद्धांत के अनुसार पहला पॉइंट ध्यान से समझिएगा। पहला पॉइंट है कि किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु में उप संयोजन संख्या के बराबर रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं। अब देखिए भैया, उप संयोजन यौगिक क्या है, तो भैया संकुल यौगिक हमने बेसिक इसमें सीखा है, किसमें जो डेफिनेशन परिभाषा। तो भैया जैसे यहां पे बच्चों कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले लेते हैं K3Fe, उसके बाद जैसे CN6 हमने ले लिया। अब इसमें भैया हमको पता है बच्चों, देखिए क्या कह रहा है समझिए। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है, बस समझने की फेर है। कह रहा है किसी संकुल यौगिक में, तो भैया कोई संकुल यौगिक हमने ले लिया, इसमें कह रहा है केंद्रीय धातु परमाणु में, ये भैया Fe क्या होता है रसगुल्लों? केंद्रीय धातु परमाणु, यानी ये जो कोष्टक के बाद होगा वो केंद्रीय धातु परमाणु होता है। तो केंद्रीय धातु परमाणु में कह रहा उप संयोजन संख्या, संयोजन होना चाहिए था, संयोजक नहीं, उप संयोजन संख्या के बराबर रिक्त कक्षक होते हैं। मतलब ये तो हमको पता है भैया, इसको क्या बोलते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु। तो ये केंद्रीय धातु परमाणु होता है भैया, और ये क्या होती है बच्चों? उप संयोजन संख्या, उप संयोजन संख्या। तो यहां पर बोला क्या जा रहा है समझिए, यहां पर यही बोला जा रहा है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु
जो केंद्रीय धातु परमाणु में उप सहसंयोजन संख्या के बराबर रिक्त कक्षक होते हैं। यानी बच्चों ध्यान से समझिए, जो केंद्रीय धातु परमाणु में भैया जो रिक्त कक्षक होंगे, जितने रिक्त कक्षक होते हैं, और होते हैं रिक्त कक्षक क्यों? क्योंकि भैया ये क्या करता है, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, तो इसके पास रिक्त कक्षक होता है। तो इसमें जो रिक्त कक्षक हैं वो किसके बराबर होता है भैया? उप सहसंयोजन संख्या के बराबर। ठीक, अब उप सहसंयोजन संख्या यही होती है। ठीक है, तो भैया यह कह सकते हैं कि ये केंद्रीय धातु परमाणु के साथ लिगेंड जितने बंध से जुड़ा होता है वो उप सहसंयोजन संख्या होती है। तो यहां पर यही चीज बोला जा रहा है कि केंद्रीय धातु परमाणु में जितने खाली कक्षक होंगे यानी रिक्त कक्षक होंगे वो उप सहसंयोजन संख्या के ही बराबर होते हैं। मतलब अगर इसके पास 6 है भैया तो 6 रिक्त कक्षक होंगे, इतना याद रखना। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया बबुआ। चलिए एक एक पॉइंट स्क्रीनशॉट चलते भैया करते चलिए। हो गया ना? आगे चलते हैं, अगला समझते हैं भैया। अगला कह रहा है केंद्रीय धातु परमाणु के जो रिक्त कक्षक होते हैं वो संकरित होकर समान संख्या में समान ऊर्जा के नए संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं। समझिएगा, जैसे यहां पे भैया हम ले लेते हैं उप सहसंयोजन संख्या, उप सहसंयोजन संख्या, फिर उसके बाद यहां पे संकरण, और यहां पे ले लेते हैं भैया त्रिविम ज्यामिति। त्रिविम ज्यामिति, ठीक है। समझिएगा क्या बोल रहा है भैया, ध्यान से समझिएगा। इसमें कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है कि केंद्रीय धातु परमाणु के जो रिक्त कक्षक होंगे, ठीक है, मतलब भैया जैसे हमने बताया ना K4 ले लीजिए, Fe, यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए, एक्वा ले लिया, 5 ले लिया, ठीक है भैया। तो कह रहा है केंद्रीय धातु परमाणु, ये केंद्रीय धातु परमाणु होता है, इसके जो रिक्त कक्षक होते हैं, इसके अंदर जो भी रिक्त कक्षक हैं वो संकरण के द्वारा यानी संकरित होकर समान संख्या में समान ऊर्जा के यानी नए कक्षक का निर्माण करते हैं। मतलब जैसे भैया आपने अगर संकरण थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो मालूम होगा, नहीं भी पढ़ा है कोई बात नहीं, ठीक, बस इतना समझना है। जैसे अगर उप सहसंयोजन संख्या अपन 2 ले लेते हैं तो इसमें संकरण क्या होता है, sp हो जाता है। इसकी त्रिविम ज्यामिति जो होती है भैया रेखीय होती है। बस याद करना है, बस इतना अपने दिमाग में इतना छाप लीजिए और इतना कर सकते हैं, कोई बात नहीं, मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद जैसे उप सहसंयोजन संख्या अगर अपन 4 ले लेते हैं तो भैया यहां पे संकरण sp3 हो जाएगा और त्रिविम जो ज्यामिति है वो चतुष्फलकीय हो जाएगी, चतुष्फलकीय हो जाएगी भैया, ठीक है। और उसके बाद जैसे उप सहसंयोजन संख्या अपन 6 ले लेते हैं तो ये संकरण क्या बनाएगा, तो भैया ये हो जाएगा D2sp3 हो जाएगा और त्रिविम ज्यामिति अष्टफलकीय बन जाएगा, अष्टफलकीय हो जाएगा भैया, ठीक है। तो यहां पर यही चीज बोला जा रहा है, इसमें कुछ नया हमने इंक्लूड नहीं किया है भैया, इसमें हमने कुछ भी नया नहीं जोड़ा है, ये जो बोल रहा है वही हमने दर्शा दिया है, ठीक है। तो इतना आपको याद रख लेना है, अपने माइंड में स्टोर कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट कह रहा है कि केंद्रीय धातु परमाणु के जो रिक्त संकरित कक्षक हैं वो लिगेंडों के भरे हुए कक्षकों के साथ अति व्यापन करते हैं और जिससे सिग्मा बंध बनता है। अब जैसे भैया यहां पर बच्चों हम कोई केंद्रीय धातु परमाणु जैसे K3 FeCN6, ठीक है भैया, ये एक केंद्रीय धातु मतलब क्या है, एक संकुल यौगिक है। इसमें ये कह रहा है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु के जो ये यानी Fe क्या है, इसमें केंद्रीय धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु के जो रिक्त संकरित कक्षक हैं भैया वो लिगेंडों के भरे हुए, ये जो लिगेंड है इसके भरे हुए कक्षकों के साथ अति व्यापन करते हैं।
कैसे करते हैं चलिए हम दिखाते हैं। ठीक है भैया, यहां पे अब केंद्रीय धातु परमाणु क्या है भैया, Fe है, केंद्रीय धातु परमाणु Fe है। अब यहां पर Fe के साथ भाई लिगेंड 6 बंध से जुड़ा हुआ है, ठीक है, यानी CN6 है। तो भैया यहां पे अगर आप देखें बच्चों तो ये इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, ठीक है। यहां पर भैया क्या हो जाएगा, ये CN है, CN है भैया, ये CN है, CN है, ठीक है। अब इसके साथ बंध कौन सा बनाएगा, तो ये सिग्मा बंध बना रहा है, एकदम सिंपल सा है, ठीक है, कोई रटने की जरूरत नहीं है, एक आसान सा है। तो भैया यहां पर ये क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है, अब इसके साथ ये 6CN कितने हैं, 6 जुड़े हुए, तो भैया यहां पर वही चीज, तो यही कह रहा है केंद्रीय धातु परमाणु जो है भैया वो लिगेंडों के भरे हुए कक्षकों के साथ अति व्यापन करता है, यानी CN क्या है, ये लिगेंड है, इसके साथ ओवरलैपिंग कर रहा है और बंध कौन सा बना रहा है, सिग्मा बंध। ठीक है भैया, आई बात समझ में, चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, इतनी सी बात समझ में आ गई। फिर से बता देते हैं, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100 में 100% पूछा जाने वाला, इसीलिए हम आपको बार बार ये शब्द बोल रहे हैं भैया, क्योंकि ये एग्जाम में आता है, तो भैया आपके साथ धोखा ना हो, अच्छे से इसको नोट करते चलिए। चलिए भैया आगे चलते हैं, यानी अगला पॉइंट क्या है इस सिद्धांत में। अब उसके बाद जो है सिंपल सिंपल वाले हैं। अगला है भैया कि प्रत्येक लिगेंड के पास कम से कम एक कक्षक ऐसा होगा, कम से कम एक कक्षक होता है जिसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। और वैसे भी हमें मालूम है कि भैया जो कुछ भी, जैसे हमने लिख लिया एक यहां पर, ठीक है, कोई भी एक यहां पे भैया हमने क्या है, केंद्रीय धातु क्या कहते हैं, संकुल यौगिक ले लिया। अब संकुल यौगिक में ध्यान देना बच्चों, ये क्या आयन है, ये क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है, ये क्या है, लिगेंड है। और लिगेंड के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है। तो यहां कुछ नया नहीं कहा जा रहा है, वही कह रहा है कि प्रत्येक लिगेंड के पास कम से कम एक कक्षक होगा, यानी इसके पास एक कक्षक होगा, कम से कम एक तो होगा ही, जिसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, अर्थात जो इसको एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे सके। अगला पॉइंट भैया कि यदि किसी संकुल यौगिक के पास एक या अधिक युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, यानी इसके पास अगर एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता है या एक से अधिक है, तो भैया वह अनुचुंबकीय गुण दर्शाएगा। मतलब बच्चों अगर लिगेंड क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है या 2 इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है या 3 दे रहा है या 4 दे रहा है, तो भैया ये जो पूरा संकुल यौगिक कहलाएगा क्या, अनुचुंबकीय गुण को दर्शाएगा, अनुचुंबकीय। और पहले ही बताया गया है कि ये अनुचुंबकीय गुण के बारे में है ये सिद्धांत, और त्रिविम ज्यामिति के बारे में है। तो इसमें मैग्नेटिज्म का गुण होगा कब, अगर केंद्रीय धातु परमाणु मतलब जो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म प्राप्त करता है, ठीक है, वो एक इलेक्ट्रॉन युग्म या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म प्राप्त करता है, तो ये जो संकुल यौगिक होगा अनुचुंबकीय गुण को दर्शाएगा। अगला है भैया कि यदि किसी संकुल यौगिक में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, यानी सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, तो वह यौगिक प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाएगा। मतलब सीधी सी बात है भैया, अगर पेट भरा हुआ है तो भोजन का कोई मतलब नहीं होता है ना, भोजन का भाई मोल तो उसी के लिए है जो भूखा है। अगर इसके पास, जैसे यहां पे भैया हमने एग्जांपल लिया, ठीक है, कोई संकुल यौगिक ले लिया इस तरह से, ठीक है, अगर देखिए हमने बताया कि ये क्या है, इसको बोलते हैं लिगेंड, ये लिगेंड इसको इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। अगर भैया कह रहा है कि यदि किसी संकुल यौगिक में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, मतलब इसमें अगर
इसके पास कोई रिक्त कक्षक हो ही ना, भरा हुआ हो, तो जाहिर सी बात है वो इलेक्ट्रॉन युग्म लेगा ही नहीं, यानी उसका कोई मोल है नहीं। जब पूरे कक्षक भरे हैं यानी सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं भैया, यानी सभी इलेक्ट्रॉन का ऑलरेडी पेयर है, जोड़ा है, तो भैया वो क्या है, प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाएगा, अर्थात उसमें मैग्नेटिज्म का गुण नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर एक कक्षक खाली रहेगा तभी वो क्या है भैया, आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण दर्शाएगा, यानी ठीक है, तभी वो क्या है, चुंबकत्व का गुण दर्शाएगा। लेकिन अगर सभी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बन गया है तो भैया वो क्या है, प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाएगा। सीधी सी बात, स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया बच्चों। अब देखते हैं इसके कमियों के बारे में। क्वेश्चन ऐसा करेगा कि संयोजकता आबंध सिद्धांत की कमियां या फिर सीमाएं। ठीक है, सीमाएं पूछ ले तब भी आप यही लिखेंगे, कमियां पूछे तब भी। ठीक है भैया, देखिए इस सिद्धांत के द्वारा उपसात संयोजक यौगिक के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती। मतलब बच्चों ये जो सिद्धांत है वो स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल है। जैसे फिजिक्स में आप जो पढ़ेंगे लास्ट में, स्पेक्ट्रम क्या है, लाइमन जो स्पेक्ट्रम है, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, ये सभी श्रेणियां हैं स्पेक्ट्रम की। तो यहां पर क्या है, वही चीज कह रहा है कि जो संयोजकता आबंध सिद्धांत है इसके द्वारा भैया कहीं भी स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की गई है, मतलब इसमें स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। तो ये एक कमी है। दूसरा है भैया कि इस सिद्धांत में केवल केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षकों पर बल दिया गया है। अभी आपने देखा बार बार केंद्रीय धातु परमाणु के ही बारे में बात किया जा रहा है, तो यहां पर क्या है, केवल केंद्रीय धातु के कक्षकों पर ही बल दिया गया, जबकि लिगेंड के कक्षक की महत्व का जो महत्ता है उसको स्वीकार नहीं किया गया है। ठीक है, यानी यहां पर क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु के बारे में ज्यादा कुछ कहा गया है। अगला पॉइंट, यह उपसात संयोजक यौगिकों के ऊष्मागतिकी और गतिक अस्थायित्व की कोई भी मात्रात्मक व्याख्या नहीं करता है। मतलब जो ये सिद्धांत है उपसात संयोजक यौगिक कह लें या संकुल यौगिक के ऊष्मागतिक और गतिक अस्थायित्व के बारे में कुछ भी नहीं कहता है। नेक्स्ट है भैया कि यह इस तथ्य को भी स्पष्ट नहीं करता है कि कोई लिगेंड प्रबल या दुर्बल क्यों है, यानी ये भी नहीं बताता है साफ साफ कि जो लिगेंड है वो प्रबल है या दुर्बल है और आखिर क्यों है, ये स्पष्ट नहीं करता है कि कोई भी लिगेंड प्रबल या दुर्बल क्यों है। ठीक है, अगला पॉइंट भैया, यह उपसात संयोजक यौगिकों के रंगों का कोई भी स्पष्टीकरण नहीं देता है। ठीक है, रंगों के बारे में कोई भी स्पष्ट जानकारी ये सिद्धांत अर्थात जो वीबीटी का सिद्धांत है वो नहीं देता है। ठीक है भैया, चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, तो ये रहा वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, या फिर कह लें संयोजकता आबंध सिद्धांत व उसकी कमियां। बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है और उम्मीद है आपको उतने ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने तो भाई अपना पूरा प्रयास किया आपको बेहतर से बेहतर देने का। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे मज़ेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।